Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. The first article we have to discuss here is Bharat Pol. एक नया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. देन सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से वी विल बी टॉकिंग अबाउट सोनाबॉय. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी फ्रंट, क्या इसके बेनिफिट है, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. पॉलिटी में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग, जो इंपॉर्टेंट परस्पेक्टिव है, क्या प्रॉब्लम्स है इससे एसोसिएटेड, वी विल बी डिस्कसिंग दैट. यहां पर कुछ डाटा दिया गया है बट वी विल बी मोर टॉकिंग अबाउट द टर्म्स. तो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेशन के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग एंड प्लेसेस इन न्यूज में वी विल बी टॉकिंग अबाउट तिब्बत. आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को समझते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, लेट मी टेल यू, इफ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस एंटायर सेशन, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए. आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे. उस टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी. आइए अब शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक की. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक भारत पोल करके एक पोर्टल लॉन्च किया है. अब इस पोर्टल में है क्या, एक्चुअल में इंटरपोल के साथ हम अपनी कनेक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं एंड जो इंटरपोल के 195 कंट्रीज हैं इनके साथ हम अपनी कनेक्टिविटी इंश्योर कर रहे हैं. मतलब यहां पर ये जो ग्लोबल नेटवर्क है 195 कंट्रीज का, इसके साथ हम बेटर कोऑर्डिनेट कर पाएंगे जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर. लेट्स से कोई फ्यूजिटिव है, इंडिया से भाग गया क्राइम करके, तो अगर उसके लिए कुछ नोटिस इशू करने हैं तो उसमें प्रोसेस को हम और ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे. अब इसको सीबीआई ने लॉन्च किया है आपकी, एंड सीबीआई यहां पर रियल टाइम कोलैबोरेशन को इंश्योर कर रही है इंटरपोल और उसके साथ एसोसिएटेड बाकी एजेंसीज जो अदर आपकी कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है. अब इसमें चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग की बात हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो, आर्म्स स्मगलिंग की बात हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड इवन साइबर क्राइम जैसे जो काम होते हैं, जो भी क्राइम्स होते हैं, उन सब के लिए रेड कॉर्नर नोटिस या बाकी जो नोटिस होते हैं उनको इशू करने में ये आपकी हेल्प करेगा. तो दैट मीन्स कि अब जो फ्यूजिटिव्स हैं उनको पकड़ने में हमें थोड़ा ईज रहेगा. अब इसमें क्या मेजर आपके मॉड्यूल्स हैं, तो पहले कनेक्ट मॉड्यूल है. इंडिया में हम नेशनल सेंटर ब्यूरो जो कि न्यू दिल्ली में आपका लोकेटेड है, ये सेंट्रल पॉइंट की तरह काम करेगा एंड ये इंटरपोल के साथ, आप ये कह सकते हो इंटरपोल की एक एक्सटेंशन का काम करेगा जो बाकी कंट्रीज के साथ कोऑपरेट कोऑर्डिनेट करेगा. देन नोटिस इशू, जैसे इंटरपोल नोटिस की अगर हम बात करें तो वो और ज्यादा स्मूथ और क्विक हो पाएंगे जिससे फ्यूजिटिव्स को पकड़ना थोड़ा इजी होगा. देन रेफरेंस के तौर पे फॉर एग्जांपल किसी और देश में भी सेम क्रिमिनल के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो यहां पर वो इंटरनेशनल असिस्टेंस इन्वेस्टिगेशन में आप प्रोवाइड कर पाएंगे. मोर ओवर आप ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे अपनी रिक्वेस्ट को एकदम से 195 मेंबर कंट्रीज के साथ. एंड इन एडिशन टू दिस रिसोर्स, जैसे हमारी कोई अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, कोई विदेश की अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, वो आपस में हम शेयर कर पाएंगे. तो यहां पर आप ये मान के चलो कि इंटरपोल के 19 टाइप के इंटरपोल डाटाबेस होता है. इससे अपना यहाँ का इंडिया का क्राइम एनालिसिस, उसको प्रिवेंट करना, इन्वेस्टिगेट करना, इन सब में आपको हेल्प मिलेगी. अभी रिसेंटली हमने भारतीय न्याय संहिता को इंप्लीमेंट किया है, तो अगर कोई फ्यूजिटिव अब कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो उसकी एब्सेंस में भी हम केस को चला पाएंगे एंड जिसके बाद एक्स्ट्राडिशन के लिए हम अप्लाई कर पाएंगे एंड रियल टाइम बेसिस पे ये इंटरफेस ऑपरेट करता है. दैट विल बी अ गुड थिंग. अब यहां पर आपको इंटरपोल के बारे में पता होना चाहिए कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 196 कंट्री, इंडिया को इंक्लूड कर दोगे तो 196 कंट्रीज आपकी ऑपरेट कर रही हैं एंड इसमें क्रिमिनल्स एंड क्राइम सिस्टम, जो भी आपका लाइक जो क्रिमिनल्स हैं, फ्यूजिटिव्स हैं, इधर उधर दूसरी कंट्री में भाग जाते हैं, उन सबको लाइक एक जगह पे आप ये कह सकते हो कि इंटरनेशनल वारंट तो नहीं कहूंगा बट सिमिलर टू दैट आप इशू करवा सकते हैं. तो दीज आर द थिंग्स आपको याद रखना है कि इसमें रेड नोटिस होता है, येलो नोटिस होता है, ब्लू होता है, ब्लैक होता है, ग्रीन होता है, ऑरेंज होता है, पर्पल होता है. बस ये कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के नोटिस है. सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रेड कॉर्नर नोटिस. तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड यहां पर आपको लाइक जो इंटरपोल के की फीचर्स है उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है. बस ये समझ लीजिए कि इसका हेडक्वार्टर लियोन आपके फ्रांस में है एंड यहां पे इंडिया में आपका नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये आपका एक, आप ये कह सकते हो कि मेन कांटेक्ट पॉइंट है जिसके साथ ये ऑपरेट करता है इंटरपोल
एंड आगे चलकर इंडिया की सीबीआई जो है वो इसके साथ रोल्स में फैसिलिटेट करती है, इन्वेस्टिगेशन में फैसिलिटेट करती है। तो किस तरह के क्राइम में ये डील करता है, दैट आई हैव टोल्ड यू। दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है, यूएस और इंडिया मिलके सोनाबायो को डेवलप कर रहा है। सोनाबायो, सोनार आपकी जो एक टर्म है उससे निकला है। सोनार किस तरह से एक्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक डिवाइस देखेंगे, इस डिवाइस के ऊपर वाले पार्ट में एक ट्रांसमीटर होगा एंड यहां पर आप सोनार सिस्टम को इंप्लीमेंट करेंगे। अब सोनार क्या करता है, फॉर एग्जांपल कुछ रेडिएशन एमिट करेगा, अब इससे कोई ऑब्जेक्ट टकराएगा, एक रिसीवर होगा जो इसको रिसीव करेगा, इंफॉर्मेशन को ऊपर वाले पार्ट में ट्रांसमिट करेगा एंड ये जैसे कोई मेन आपका हेलीकॉप्टर है या प्लेन है जिसके साथ ये कनेक्टेड होगा, उसको ये डाटा ट्रांसमिट करेगा। तो मतलब अंडर वाटर जो आपका या अंडर सी डोमेन है उसकी अवेयरनेस को आपकी इंक्रीज करेगा। एंड इंडियन ओशन में अभी हमारे लिए सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये है कि चाइनीज वेसल्स बहुत फ्रिक्वेंटली यहां पर विजिट करते हैं, तो चाइनीज नेवल प्रेजेंस को यहां पर मिनिमाइज करने के लिए क्वाड या इंडिया और यूएस का ये एक पहला पहल है। अब देखो, इंडिया और यूएस के बीच में एक जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेके इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, ये उसी का पार्ट है जहां पर डिफेंस कॉपरेशन को हम इंप्रूव कर रहे हैं एंड इसमें इंटर ऑपरेटेबिलिटी आपकी इनहांस होगी। मींस हम जैसे कई हेलीकॉप्टर्स जैसे सी गार्डियन ड्रोन है जो हमने इनसे बाय किया है, जैसे P8I है या रोमियो MH आपके हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके साथ भी ये इजीली ऑपरेट कर पाएगा। तो अपने लिए बहुत इजी हो जाएगा इंडियन ओशन में जो चाइनीज वेसल्स हैं जो चोरी छुपे एंटर करते हैं उनको ट्रैक करना। तो यहां पर सोनाबायो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक्सपेंडेबल डिवाइस है जो अंडर वाटर अकॉस्टिक के ऊपर वर्क करता है एंड एंटी सबमरीन्स वॉरफेयर में आपका हेल्प करता है। अब इसका कोर पर्पस वही है कि भाई हम डिटेक्ट कर सके कि अगर इसके समुद्र के अंदर कोई आपकी सबमरीन्स वगैरह यहां पर ऑपरेट कर रही है तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इसको डिप्लॉय करने के लिए आप सबसे पहले नीचे इसे ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने के बाद ये कंटिन्यूसली एरिया को ऑब्जर्व करेगा एंड उसके बाद ये वापस से आपके सिग्नल यहां पर आपके भेजेगा। तो यहां पर 3 टाइप के सोनाबायो होते हैं, वन इज पैसिव, एक्टिव एंड स्पेशल पर्पस। जो पैसिव है इसमें से बहुत ज्यादा कोई साउंड नहीं आती है, ये बहुत क्वाइटली आपके रिकॉर्ड करते हैं अंडर वाटर साउंड्स को और इनमें हाइड्रोफोन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। एक्टिव में आप कॉन्स्टेंटली कुछ रेडिएशंस, कुछ साउंड पल्सेस एमिट कर रहे हैं और उसकी रिटर्न की इको को आप महसूस करते हैं और उससे आप एक्चुअल में चीजों की पोजीशन को डिटेक्ट करते हैं। तो इसमें ट्रांससाउंडर जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल होता है। वैसे इसके क्या स्ट्रक्चर होता है वो मैंने आपको बता दिया है, बट अगर आप फिर भी देखना चाहें तो बाउंड हाउसिंग होते हैं जो उसको फ्लोट करने में हेल्प करता है, देन सेंसर होता है, पावर सोर्स होता है एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के तौर पे यहां पर रेडियो ट्रांसमीटर के तौर पे काम करता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आपका इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंटर को लताड़ लगाई है कि भाई आप अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर 2005 में आपकी फॉर्म की गई थी ताकि इंडिया में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को आप इंक्रीज कर सके। एंड हमारा यहां पर फोकस ये है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है जिसको इंफॉर्मेशन हासिल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी कोई कंप्लेंट हो, अपील हो, उसको यहां पे हैंडल करेंगे। अब इनको अपॉइंट किया जाता है आपके प्रेसिडेंट के द्वारा। तो एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर आपके होते हैं। जनरली ये जो पर्सन होते हैं एमिनेंट पर्सनालिटीज होते हैं या लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल अवेयरनेस या सोशल सर्विसेज, जर्नलिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस, इन सभी फील्ड से ये बिलोंग कर सकते हैं। बट कुछ चीजें हैं जो यहां पर मेंबर बनने से आपको रोक सकती है। मान लीजिए आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हैं या आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तब, या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है तब भी आप इसके मेंबर नहीं बन सकते हैं। रिसेंटली 2019 में इसके लॉ के अंदर एक चेंज लेके आए थे हम, अमेंडमेंट की थी, जहां पर टेन्योर और इनकी जो पूरा अलाउंस वगैरह है उसको लेके गवर्नमेंट ने चेंज किया था, जहां इनकी टेन्योर को रिड्यूस कर दिया गया 3 साल के लिए और या जितना गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा उतना। एंड उसके साथ साथ ये कहा गया कि भाई इनकी सैलरी अलाउंस और सर्विस कंडीशन आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो टेन्योर और सर्विस कंडीशन को अब सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी हैंडल करती है। अब अपॉइंटमेंट के टाइम पे आप
मल्टीपल मेंबर्स कमेटी की सिलेक्शन पैनल प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है, जिसमें 3 मेंबर्स रहते हैं, एक आपके प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई मिनिस्टर, एंड साथ के साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा आपके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसका रिमूवल का प्रोसेस भी बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए कोई मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी है, उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, तब इन्हें रिमूव किया जा सकता है, या इंसॉल्वेंसी की इनके ऊपर कार्रवाई चल रही हो, या इन्होंने कोई ऐसा ऑफेंस किया हो जिसमें मोरल टर्पिट्यूड आपको देखने को मिल रहा हो, पेड एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो, या कभी भी आप ये कह सकते हो कि लाइक आप ये इनके अनसाउंड माइंड और बॉडी हो, तब भी आप इनको रिमूव कर सकते हैं। अब इनका फंक्शन मेजरली, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आपने आरटीआई के लिए अप्लाई किया, आपका वहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि फीस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो भी आप इनके पास अपील कर सकते हो। इन एडिशन टू दिस, अगर आपको लग रहा है कि आपकी अपील का सही जवाब नहीं आ रहा है, तब भी आप इनके पास यहां पर इशू एड्रेस मतलब कहीं ना कहीं आप लेके जा सकते हो, ग्रीवेंसेस लेके जा सकते हो, या आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो मिसलीडिंग है या इनकम्प्लीट है, तब भी आप इनके पास जा सकते हो। इनका काम क्या है, जैसे ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करना, तो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर के ऊपर ये फोकस करते हैं कि जैसे गवर्नमेंट खुद से बता दे कि भाई उन्होंने इन इन एरिया में इतना इतना पैसा खर्च किया है, ताकि पब्लिक उसको स्क्रूटनाइज कर सके, तो अकाउंटेबिलिटी आएगी। एंड ये जो रिपोर्ट है, जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर देती है एंड उसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। एंड सिमिलरली स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट देती है, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखी जाती है। अब यहां पर आप ये मान के चलो कि इनके पास सिविल कोर्ट की पावर है, मींस इन केस जैसे कोई अगर सम्मन इन्होंने इशू कर रहे हैं, अगर कोई लाइक एविडेंस ले रहे हैं, तो एफिडेविट के साथ ले सकते हैं, वैसी पावर इनके पास है। मोर ओवर यहां पर सुओ मोटो इंक्वायरी भी ये कर सकते हैं। एंड यहां आप जैसे मान लीजिए कहीं पर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया गया, कहीं पर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं की गई है, तो वो सभी चीजें इनके डोमेन में आती है, वो सभी चीजें ये हैंडल करेंगे। अब ज्यादातर इनके साथ प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है कि वैकेंसीज बहुत ज्यादा टाइम से पेंडिंग है, मोर ओवर ब्यूरोक्रेसी का डोमिनेंस यहां पर देखने को मिलता है। एंड इवन आप बहुत ज्यादा टाइम पे ये भी देखते हैं कि भाई जो जैसे सिक्रेसी एक्ट है, वो कहीं ना कहीं एक बैरियर का काम करते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन का फ्लो आपका अधूरा रहता है। इन एडिशन टू दिस, यहां पर पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा नहीं है, लोग आरटीआई के बारे में जानते नहीं है, कैसे इसके लिए अप्लाई किया जाए वो भी नहीं जानते हैं। एंड अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनका टेन्योर और सर्विस कंडीशन चली गई है, तो जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो मोर और लेस इनकी ऑटोनॉमी कुछ हद तक डिल्यूट कर दी गई है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, अब यहां पर आप वैकेंसी टाइमली प्रॉपरली फिल करें, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करें कि कैसे वो आरटीआई को अप्लाई कर सकते हैं। मोर ओवर आप अपॉइंटमेंट की जो बात कर रहे हैं उसमें डाइवर्सिटी लेके आइए, अलग अलग डोमेन से आप बंदे लेके आइए, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को यहां पर अपॉइंट करना गलत रहेगा आपका। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल समझ आया हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीडीपी के अभी रिसेंटली एक डाटा को गवर्नमेंट ने रिलीज किया। अब देखो ये डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं क्यों कह रहा हूं डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाल फिलहाल में आपका बजट आएगा, तो ये डाटा टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, तो दैट्स व्हाई आई विल से बजट बहुत ज्यादा ऑथेंटिक डाटा है एज कंपेयर टू दिस। अभी रिसेंटली जो भी अनवील किया गया है उसमें यह पता लग रहा है कि हमारी जीडीपी में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, पिछले 4 सालों में सबसे स्लोवेस्ट ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। दैट इज द मेजर थिंग दैट यू कीप इन माइंड। बट यहां पर कुछ टर्म है, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसे आप मैं है, हमारा जो पैसे हम स्पेंड कर रहे हैं, जैसे मान लो ग्रोसरी में या बाकी चीजों में, तो वो आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन का पार्ट बनता है। फिर ऐसे ही गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन होता है, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रही है, तो वो सब आपका इसका पार्ट बनता है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये आप कितना पैसा इन्वेस्ट करें उससे कितना आपका जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलता है, उसको डिपेक्ट करता है। तो देयर इज समथिंग लाइक कि उसकी कैलकुलेशन है। अब जीडीपी होता क्या है आपको नहीं पता होगा, तो लेट मी टेल यू। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक छोटी सी इकोनॉमी का एग्जांपल लेते हैं। इस इकोनॉमी में आपको सिर्फ वीट प्रोड्यूस होती हुई दिख रही है। अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है चंद्रू, दूसरा पर्सन है आपका राजू, इसको हम फ्लोर मिल या आटा वाला बोल देते हैं लेट्स से, तो इसका नाम हम रख देते हैं राजू।
एंड यहां पर एक बेकरी है जो केक बनाती है, इसका हम नाम ले लेते हैं लेट्स से निक। चलिए अब इन तीनों के एग्जांपल के साथ हम इससे समझते हैं जीडीपी होती क्या है। जीडीपी कहते हैं कि भाई आपका फाइनल गुड एंड सर्विसेज को यहां पर हम काउंट करेंगे मॉनेटरी टर्म में। तो लेट्स से यहां पर 100 किलो आपकी व्हीट जनरेट हुई थी, उसमें से 50 किलो का हमने आटा बनाया एंड उस 50 किलो में से 30 किलो का लेट्स से हमने आगे केक बना दिया। तो अब फाइनल गुड्स में व्हीट क्या रहा 50 केजी, अब आटा कितना रहा मैंने कहा 20 केजी एंड यहां पर केक कितना रहा 30 केजी। अब इससे हमें कुछ तो पता लग नहीं रहा, तो हम इसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, जहां पर लेट्स से आटा आपका 20 रुपए किलो है तो ये हो गया आपका 1000 रुपए। लेट्स से यहां पर सॉरी व्हीट 20 रुपए किलो थी, आटा आपका 50 रुपए किलो है, लेट्स से ये भी आपका 1000 रुपए बन गया। एंड लेट्स से 200 रुपए किलो आपका केक चल रहा था, केक का प्राइस 200 रुपए किलो, तो यहां पर 6000 रुपए ये हो गया है। तो टोटल आपकी जो जीडीपी है इन सब का टोटल रहेगा जो कि 8000 रुपए हो गई। इज इट क्लियर? मतलब आप ये मान के चलें कि जीडीपी का टोटल मतलब क्या होता है कि क्या मॉनेटरी वैल्यू है आपकी सर्विसेज और गुड्स की जो आपकी इकोनॉमी में एक साल के अंदर यानी एक फिस्कल ईयर में प्रोड्यूस हुई है विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी, इसको आप जीडीपी कहते हैं। अब इसे कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, एक नॉमिनल, एक आपका दूसरा है आपका तरीका रियल। अब नॉमिनल का मतलब क्या है, लेट्स से ये 2024 में आपके आंकड़े थे, बट इसके बाद आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले एंड यहां पर 2025 में आटे की कीमत 30 रुपए हो गई, लेट्स से सॉरी व्हीट की कीमत 30 रुपए होगी, आटे की कीमत 60 रुपए होगी एंड केक की कीमत होगी 300 रुपए। तो नाउ जब हम बात करते हैं व्हाट इज दिस, दिस इज इन्फ्लेशन, जनरल राइज इन प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी दैट इज इन्फ्लेशन। अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट किए बिना जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, इसे कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी। अगर बात की जाए रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी में आप इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। यहां पर रियल और नॉमिनल दोनों जीडीपी के बारे में आपको बताया गया एंड ऐसा ही कुछ आपको प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया। अब ये जो डाटा है, डाटा आप चाहें तो रीड कर लीजिए, बट आई डोंट फील लाइक कि अभी ये डाटा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये डाटा आपका बजट आते आते थोड़ा चेंज हुआ, तो इस डाटा को याद किए हुए का कोई फायदा है नहीं। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल ऑफ दिस। एग्रीकल्चर सेगमेंट में आपको अच्छा बूस्ट देखने को मिल रहा है, आपको लाइक गवर्नमेंट गवर्नेंस वगैरह साइड पे भी अच्छा खर्चा देखने को मिल रहा है, बट हाँ मैन्युफैक्चरिंग और आपकी माइनिंग सेक्टर थोड़ा वीक रहा है इस साल। ये इस रिपोर्ट में मेजर आपको आउटकम याद रखनी है। मोटा मोटी बात सिर्फ इतनी है, ये ट्रेंड ये वाला चेंज नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं आज की प्लेस एंड न्यूज की, जहां पर हम बात करेंगे तिब्बत की। तिब्बत एक ऑटोनोमस एरिया है चाइना के अंदर, ये आपका तिब्बत है। अगर एक्चुअल में तिब्बत आज भी एग्जिस्ट करता तो हमारा लिमिटेड बॉर्डर शेयर होना था चाइना के साथ। ऑल्दो यहां पर आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे ये पूरा इंडिया का टेरिटरी है, यहां पर आपको जो चीजें याद रखनी है वो ये है कि तिब्बत इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल के साथ करता है, भूटान के साथ करता है, यहां पर हल्का सा म्यांमार और चाइना के दो इंपॉर्टेंट एरियाज दैट इज योर शिंजिंग प्रोविंस और योंगयांग प्रोविंस, इनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अक्सर तिब्बत को रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो ये प्लेट आपकी थोड़ी ऊपर उठ गई थी एंड जिसकी वजह से इंटर माउंटेन प्लेट्यूज यानी तिब्बत प्लेट्यूज का आपका फॉर्मेशन हुआ। यहां पर आपको ट्रांस हिमालयाज देखने को मिलते हैं, जैसे कैलाश रेंज, जहां से आपकी सतलुज रिवर, इंडस रिवर एंड इवन आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट करती है। यहां आपको प्रिडोमिनेटली लाइक माउंटेन रेंजेस जो देखने को मिलते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, ये भी कहीं ना कहीं इसी के अंदर देखने को मिल जाते हैं एंड कुलन शाह करके एक माउंटेन है वो भी देखने को मिलती है। वैसे यहाँ पर टेम्परेचर आपका कोल्ड एंड एरिड रहता है, बहुत हार्श विंटर रहती है, -30 तक टेम्परेचर चला जाता है यहाँ पे। वेजिटेशन के नाम पे यहाँ पर बहुत ज्यादा तो नहीं, बट जैसे आपके रोडीडेंड्रॉन्स, जुनिपर्स और थोड़ा बहुत ग्रासलैंड्स यहाँ पर देखने को मिलता है। हाँ,
ये कह सकते हो कि इन टोटल अल्पाइन टाइप ऑफ फॉरेस्ट यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स में यहां पर स्नो लेपर्ड्स आपके काफी कॉमन है, एंड तिब्बतन एंटीलोप एंड ब्लैक नेक क्रेन यहां पर बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलते हैं। दो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो आप इस एरिया में देखते हैं जहां पर बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, दैट इज पेंगोंगसो एंड नामसो। ये लेक आपको यहां पे देखने को मिलती है। रिसेंटली ये एरिया न्यूज में था बिकॉज यहां पे आपको एक मेजर अर्थक्वेक देखने को मिला। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। आई होप आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।